अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 8 जून है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर दुआ ज़ोहरा से मुतल्लिक़ है। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ोहरा के अगवा से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। सबसे पहले अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर अदालती फ़ैसले पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। जैसा कि नाज़रीन 6 जून को सिंध पुलिस की जानिब से दुआ ज़ोहरा को जो है वो अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत की जानिब से जस्टिस जुनैद गफ़ार की जानिब से दुआ ज़ोहरा का उम्र से मुतल्लिक़, उनकी एज से मुतल्लिक़ मेडिकल टेस्ट करवाने का हुक्म दिया गया। तो कल वो रिपोर्ट सामने आई जिसमें रिपोर्ट में यह बताया गया कि दुआ ज़ोहरा की जो उम्र बनती है वो 16 और 17 साल के दरमियान बनती है। तो आज चूँकि 2 दिन का वक्त दिया गया था, तो 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो दुआ ज़ोहरा की एज है वो 17 साल है, तकरीबन 17 साल उनकी उम्र है। लेकिन दरख्वास्त गुज़ार के वकील, दरख्वास्त गुज़ार सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ोहरा के वालिद हैं मेहंदी काज़मी, उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि दुआ ज़ोहरा कम सिन है, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन अदालत ने फिर दुआ ज़ोहरा से पूछा कि क्या आप अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करना चाहती हैं। तो कमरा अदालत में, क्योंकि ओपन कोर्ट में समाअत हो रही है, तो दुआ ज़ोहरा ने अपनी वालदा के साथ, अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करने से इनकार किया और फिर इसके बाद वो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि जज साहब की जानिब से दुआ ज़ोहरा से ये कहा गया कि आपके वालिदैन हैं, आपने जो भी फ़ैसला किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप 16 साल की हैं या 18 साल की हैं, तो वालिदैन अपने बच्चों को किस तरीके से पालते हैं। मेरी भी 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है। तो नाज़रीन, जब औलाद होती है तो इंसान की, उस वालिद की या वालदा की नेचर ये होती है तो वो अपने बजाय अपने बच्चों का सोचते हैं। तो यही बात जो है वो जज साहब की जानिब से कही गई, तो दुआ ज़ोहरा जो है वो फूट फूट के रोने लगीं। इसके बाद अदालत ने कहा, क्योंकि मेहंदी काज़मी के जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया क्योंकि कम सन हैं तो इनकी शादी नहीं हो सकती थी, नाबालिग थी, तो अदालत ने अपने फ़ैसला महफूज कर लिया और मुमकिना फ़ैसले का इशारा भी दे दिया। अदालत ने कहा कि हमारे सामने मुकदमा जो था वो दुआ ज़ोहरा के अगवा के था, तो दुआ ज़ोहरा अब बाजियाब हो चुकी है, लेकिन जो एज का मामला है, जो शादी का मामला है, जो उनकी शादी हुई है ज़हीर के साथ, इस मामले को अब मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट पे देखा जाएगा। तो इस तरीके से अदालत ने यह इशारा दे दिया है, फ़ैसला महफूज कर लिया और उसके बाद फिर अदालत ने यह भी कहा दुआ ज़ोहरा से कि आपकी अपने वालिदैन के साथ जो है चैम्बर में मुलाकात कराते हैं। और ये मुलाकात, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मुलाकात जारी है, वालिदैन की दुआ ज़ोहरा के साथ मुलाकात जारी है। लेकिन मुलाकात से पहले अदालत ने इस बात को इंश्योर किया कि चैम्बर में मुलाकात होने से पहले तमाम लोगों की तलाशी ली जाएगी और फिर उसके बाद ये मुलाकात जो है वो जारी है वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब के चैम्बर में। लेकिन अदालत ने इशारा दे दिया है कि हमारे तय जो मुकदमा था वो दुआ ज़ोहरा के अगवा से मुतल्लिक़ था। दुआ ज़ोहरा को बाजियाब करवा लिया गया है, अदालत में पेश कर दिया गया है, लेकिन जो उनके नकाह का और कमसनी का मामला है वह मुतल्लिका कोर्ट में देखा जाएगा। ये यकीनन नाज़रीन अदालत ने अपने फ़ैसले का इशारा दिया है, इंदिया दिया है, ये क्योंकि जो वालिदैन हैं उनके लिए किसी बुरी ख़बर से कम ना होगा अदालत का ये फ़ैसला। अगर यही फ़ैसला आता है, 12 साल से मैं भी अपना सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो अदालत के हिंट से भी फ़ैसलों का पता चल जाता है। और जिस तरीके से अदालत ने फिर कहा कि दुआ ज़ोहरा की उनके वालिदैन के साथ चैम्बर में मुलाकात करवाते हैं, तो उससे भी ये पता चलता है कि फ़ैसला ऐसा होगा कि दुआ ज़ोहरा को उनके वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो दुआ ज़ोहरा चाहेगी वही अदालत की जानिब से डायरेक्शन आ सकती है, या दुआ ज़ोहरा को प्रोटेक्शन होम भी भिजवाया जा सकता है। लेकिन वालिदैन के साथ ग़ालिबन अदालत जो है वो दुआ ज़ोहरा को नहीं भेज रही, क्योंकि अगर अदालत ने दुआ ज़ोहरा को वालिदैन के साथ भेजना होता तो ग़ालिबन ये मुलाकात ना करवाते, क्योंकि अदालत को तो पता होता है कि उन्होंने क्या फ़ैसला सुनाना है, तो फिर ये मुलाकात का बंदोबस्त जो है वो चैम्बर में ना किया जाता। लेकिन बहरहाल तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, तहरीरी फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, अदालत क्या फ़ैसला देती है। दूसरी जो नाज़रीन आज की हमारी ख़बर है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुतल्लिक़ है, जो एक ख़तरे की घंटी बजी है। नाज़रीन, वैसे तो मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से कहा गया था कि हम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, क्योंकि हमारी अक्सरियत मौजूद है सेनेट में। लेकिन ताहाल ऐसी कोई मूव जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से नहीं देखी गई। लेकिन एक डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके 7 वोट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिए थे और फिर इस मामले पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त को खारिज किया और साथ में फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। डिवीज़न बेंच ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की अपील को खारिज कर दिया और ये करार दिया गया कि ये अदालत जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, वो पार्लिमान की अंदरूनी कार्रवाई में किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर सकती। ये 31 मार्च 2022 का फ़ैसला है। इसके बाद नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील फ़ारूक एक्चनाई के ज़रिए जो है अपील दायर कर दी है। ये जो नाज़रीन अपील दायर की गई है, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है जो सादिक संजरानी के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अदालत में जब इस अपील के ऊपर समाअत होगी तो क्या अदालत इस नुक्ते को कंसीडर करती है या नहीं करती। अपील में नाज़रीन ये कहा गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जिसमें यह कहा गया कि पार्लिमान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकते, इस फैसले से मुतल्लिक अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फ़ैसला हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन उनके 7 वोट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो मुखालिफ जमात से सेलेक्ट किए गए थे, उनका इंतखाब हुआ था और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मुखासमत रखते थे। अपील में नाज़रीन कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलात में पैरामीटर जो है वो तय कर दिए हैं कि अदालत जो है वो पार्लिमान की कार्रवाई में मदाखलत कर सकती है। ये नाज़रीन वो नुक्ता है जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलात में पैरामीटर सेट कर चुकी है। ये नाज़रीन उसी फैसले का हवाला इस अपील में दिया गया है जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी, अदम एतमाद की तहरीक को डिसमिस कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की उस रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। तो अपील में अदालत के उसी फैसले का सहारा लेके अदालत से कहा गया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो आपने पैरामीटर सेट कर दिए हैं, उनकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और जो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद किए गए हैं, उन्हें गिनती में शुमार करके यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए, चेयरमैन सेनेट के तौर पे कामयाब करार दिया जाए। अब देखना यह होगा कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फ़ैसला आया था वो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया था, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें आज अपील दायर की गई है, उसमें 31 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो चैलेंज किया गया है। यानी ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले का है और नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक फ़ैसला है वो 7 अप्रैल का है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो अदालत ने पैरामीटर्स तय किए हैं कि पार्लियामान की कार्रवाई में किस हद तक जो है अदालत जुडिशल रिव्यू कर सकती है, मदाखलत कर सकती है, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की इस अपील को उन्हीं पैरामीटर की रोशनी में देखा जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। तो ये तो तभी पता चलेगा जब इस अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकायदा समाअत का आगाज़ करेगी। तीसरी हमारी ख़बर नाज़रीन, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि 2 दिन में 3 मुलाकातें और निगरान वज़ीर आज़म, ये क्या मामला है, अब इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना इंतहाई नागुज़ीर है। नागुज़ीर इसलिए नाज़रीन क्योंकि जो ख़बर है उसको समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है। नाज़रीन चंद हफ़्ते पहले साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से बयानात दिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत जारी है, जो हुक्मरान इत्तेहाद आया है इनकी हुकूमत जारी है और रावलपिंडी की जानिब से नए निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज़ का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। और ये भी शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि नया जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो एक मईशत दान होगा। ये नाज़रीन जो बयानात शेख रशीद की जानिब से दिए गए, ये इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही थी लेकिन वो डेवलपमेंट जो है वो किसी और मामले के ऊपर हो रही थी। और अब इस खबर की जो हकीकत है वो भी खुल के सामने आ गई है और हकीकत नाज़रीन इस तरीके से खुल के सामने आई है कि जो साबिक़ हुकूमत का यानी इमरान खान साहब का जो वज़ीर ख़जाना था शौकत तरीन, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें नाज़रीन शौकत तरीन ने यह बयान दिया है। वो नसीम ज़ोहरा साहबा के प्रोग्राम में 24 न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करती हैं। शौकत तरीन नाज़रीन ये कहते हैं कि उन्हें बुला के पूछा गया, अपारा का हवाला दिया गया नसीम ज़ोहरा की जानिब से कि मुझे बुला के पूछा गया कि IMF के साथ मुज़ाकरात कैसे किए जाएँ। तो बताया गया शौकत तरीन की जानिब से कि मैंने बताया उन्हें कि मुज़ाकरात कैसे करने हैं, मैंने अपने प्रपोज़ल पेश किए और फिर शौकत तरीन ने कहा कि मुझसे ये भी कहा गया कि आप इनको हेल्प आउट करें IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए।
लेकिन शौकत तरीन ये कहते हैं कि मैंने उसका जवाब ये दिया क्योंकि इन्होंने हमें हटाया है तो इनकी हम मदद नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई न्यूट्रल हुकूमत होती तो मैं बीइंग ए मईशतदान उनकी ज़रूर हेल्प आउट करता। ये नाज़रीन ख़बर है जो शेख रशीद साहब बयान दे रहे थे। तो दरअसल ऐसे जो मुलाकातें हो रही थी, मज़ीद भी इसकी तफ़सीलात आपके साथ मैं आगे चल के शेयर करूँगा, लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही थी टेक्नोक्रेट के साथ, मुआशी माहिरीन के साथ, उसका मकसद जो है वो यही था कि जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल पैदा हुए उन मसाइल को कैसे सॉर्ट आउट करना है, IMF के साथ कैसे दोबारा मुआहदे में जाके उस मुआहदे को बहाल कराना है। नसीम ज़ोहरा साहब ने नाज़रीन प्रोग्राम में ये भी बताया कि अपारा में जो है वो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो अब्दुल हफ़ीज़ शेख की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी हफ़ीज़ शेख से भी तजावीज़ मांगी गई और फिर उसके बाद उसी रोज़ जो है वो फिर रज़ा बाकर साहब ऑनलाइन मुलाकात में शरीक हुए। शौकत तरीन ने भी वहाँ पर जाके मुलाकात की और फिर अगले रोज़ जो है वो दोबारा मुलाकात होती है इन मुआशी माहिरीन के साथ और उसमें जो चौथी शख्सियत शामिल होती हैं वो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल शामिल होते हैं कि दूसरे रोज़ जो मुलाकात हुई इन मुआशी माहिरीन के साथ उसमें मिफ्ताह इस्माइल को भी इस मुलाकात में शामिल किया गया। तो अब बहुत सारे दोस्त इन मुलाकातों को ये तासुर दे रहे हैं कि जब एक जानब कहा जा रहा है न्यूट्रल की तरफ से कि वो गैर सियासी हो चुके हैं तो फिर ये मुलाकातें क्यों हुई, मुआशी माहिरीन को क्यों बुलाया गया। तो नाज़रीन इस पर मेरी इनपुट ये है कि ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये एक मुआशी मामला था। और जब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ख़तरात के बादल मंडलाएंगे तो जो पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन के भी तशवीश होगी, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की मईशत नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है कि उसका असर जो है वो पाकिस्तान के दिफा पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की डिफेंस लाइन भी पाकिस्तान की मईशत के मुतासर होने से वो भी मुतासर होगी। तो ग़ालिबन जो हालात बने, जिस तरीके से मईशत को चलाया गया पिछले दौर हुकूमत में, उसके बाद उस मईशत को लेके कोई हल निकालने के लिए ये मुलाकातें की गई थी। इन मुलाकातों का निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के हवाले से, हुकूमत की तहलील के हवाले से, न इंतख़ाबात के हवाले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।